वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा जारी है। सदन के अंदर वंदे मातरम पर चर्चा सियासी संग्राम तब्दील हो चुका है। चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने झुके। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्रोत था, तो फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पीएम के भाषण के 2 मकसद हैं। पहला ये, उनकी बातों से लगा कि उनके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। दूसरा ये कि एक चर्चा को राजनीतिक ढंग देने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विषय पर बोलते हैं, नेहरू का नाम बार बार लेते हैं। गोगोई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में उन्होंने 50 बार कांग्रेस और 14 बार नेहरू का नाम लिया। लेकिन पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं ला पाएंगे। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था।
पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। इसके बाद सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए। ये लोग हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं। जो महापुरुष इनके नहीं है, ये उन्हें भी कब्जाने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों से लगता है वंदे मातरम इन्हीं का बनाया हुआ गीत है। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने
आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पे हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ऊन करना चाहते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, एक समय वो था जब वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष था। उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डालने का काम किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के संविधान को तार-तार करने का काम किया। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज पीएम मोदी अपने भाषण में वंदे मातरम का इतिहास और महत्व को देश के सामने रख रहे हैं। एक समय वो था जब शताब्दी वर्ष वंदे मातरम का था। उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डुबाने का काम और देश के संविधान को तार-तार करने का काम उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। मैं यही कहूंगा, एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक प्रेरणादायक बनेगा। एक ऐसा दस्तावेज जिस पर 150 साल पुरानी जितनी हमारी घटनाएं घटी, कैसे वंदे मातरम ने देश को एकजुट करके रखा। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से से हटा दिया गया। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। ये अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। वंदे मातरम को लेकर क्या है विवाद? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के अहम हिस्सों को हटा दिया। वंदे मातरम के अहम पदों को, उसकी आत्मा के हिस्सों को हटा दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया। इसी ने विभाजन के बीज बोए। 1906 से 1911 तक कांग्रेस कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता था। मुस्लिम लीग ने इसकी धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताई। उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने गीत की पहली 2 पंक्तियों तक सीमित करने के लिए प्रेरित किया गया। गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन किया, लेकिन इसके धार्मिक स्वरों के बारे में आपत्ति व्यक्त की। 1937 में मुस्लिम लीग ने इस गीत को इस्लाम विरोधी और मूर्ति पूजक करार देते हुए विरोध किया। 1937 में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाले रूप में अपने गाने के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका।
आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आप, और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। शिवसेना यूपीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, इस चर्चा में भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। जब मैं स्कूल में था तब वंदे मातरम, जनगण मन और झंडा ऊंचा रहे हमारा ये गीत हर जगह गाए जाते थे। आरएसएस भाजपा पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कुछ संगठनों ने 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। अब इन लोगों का नया प्रेम जागा है। हमें बचपन की याद आती है। स्कूलों में हम तो स्वतंत्रता के बाद में पैदा हुए, तो स्कूलों में हम 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहे। हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे घूमते रहे। लेकिन उसमें एक चीज और याद आती थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और वो गाते थे तो आज उसकी याद आती है कि जो तिरंगा हमारे मित्र, हमारे सत्ता पक्ष के पितृ संगठन ने कभी 50 साल अपने कार्यालय पे लहराया नहीं। हाल ही में राज्यसभा के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति से मिले थे। आज तक जो कलम है, नियम है, उससे उन्होंने निष्कासित आज तक नहीं किया गया। आज हम आजादी की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता की भी बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की। कौन सी संस्था है हमारी जो आत्मनिर्भर है? कौन सी संस्था हमारी है जो आत्मभान रखकर काम करती है? सीबीआई लीजिए, इनकम टैक्स लीजिए, ईडी लीजिए और चुनाव आयोग लीजिए, एक भी आत्मनिर्भर नहीं है, ना आत्मभान रखकर काम करता है। हमारे गदी माडगुल साहब ने एक कविता गाई थी, वेद मंत्रा हूं ना अम्मा, वंदे वंदे मातरम, माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती। माऊली मतलब माँ, भारत माता की मुक्तता के लिए यज्ञ झाला भारती। पूरा देश त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती, आहुतीने सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान डीएम के सांसद ए राजा ने कहा, वंदे मातरम का विरोध इसमें मूर्ति पूजा और धार्मिक दुश्मनी की वजह से हुआ था। पीएम मोदी का सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। Sir, Vande Mataram was popularly acclaimed as national song, written by respected Bankim Chandra Chatterjee way back in 1870. It has given the intense contestation in terms of explicit idolatry and religious antagonism. Sir, we are having attachment over our own language and culture and regionalism. That does not mean everything should be glorified without seeing the documents and credentials of the history. Appeal was made by Aravind Ghosh with broader sense. टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा में कहा कि पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा है। हमें इस पर आपत्ति है। बंगाली लोग इस तरह का कैजुअल लहजा बर्दाश्त नहीं करेंगे। হোক বন্দে মাতরম শুধু জাতীয় গীত নয়, শুধু প্রার্থনা নয়, শুধু কাব্য নয়, এ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে এক সংকল্প, এক চেতনাবোধ সৃষ্টিকারী আবেগ, যা হাজারো হাজারো লাখো লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য আজ যারা ক্ষমতাসীন তাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল, কারণ মুচলেকা দিয়ে তাদের পূর্বসূরি সাভারকর যখন নিজের মুক্তি। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लोकतंत्र के मंदिर में अगर वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? कुछ लोग वंदे मातरम नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद को मानते हैं। वंदे मातरम भारत की विरासत है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहाँ होगी? कुछ लोग
वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये। वंदे मातरम पर संसद में बहस ऐसे वक्त हो रही है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए वंदे मातरम भी बड़ा राजनीतिक चैलेंज साबित हो सकता है। बीजेपी वंदे मातरम पर जिस तरह आक्रामक रुख में आगे बढ़ रही और ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उससे चुनौतियां और बढ़ सकती। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण पर बेहद सावधानी से कदम रख रही है। वहीं सपा के अखिलेश यादव, डीएमके और अन्य सेक्युलर पार्टियां अपने वोट बैंक के नफा नुकसान को देखते हुए सदन के अंदर और बाहर बयान दे रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि सियासी बहस में कौन किस पर भारी पड़ता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।